हर मानव में होने से जो यह बात समझ में आती है कि अस्तित्व अभ्युदय रूप ही है और अस्तित्व में अभ्युदय की ही सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, और उन सबको जब मैं जागृति पूर्वक देख पाने में सक्षम हो पाता हूँ तो उसकी निरंतरता बन जाती है, बनी रहती है। और ऐसी कुछ बातें। फिर अभिभावक का अर्थ निश्चित क्या हो सकता है, अब समझ में आया कि अभ्युदय की कामना, कल्पना, योजना में अभिभूत रहने की स्थिति और गति जिनमें हो वही अभिभावक है। ऐसा तो इसमें इसकी भावना तो रहती है ना, लेकिन सहअस्तित्व रूपी प्रभाव के आधार पर भ्रमित स्थिति में भी इसकी भावना रहती है। अब इसको निश्चित रूप से जिन्होंने पहचान लिया है, अब उसको उसमें प्रतिष्ठित हो गए, वे क्या कहते हैं, पूर्ण अभिभावक के रूप में हम उनको देख सकते हैं। जैसा कल हमने संकेत दिया था कि अवशेष है या फिर पूर्ण है, वहां जो है आज अवशेष है या पूर्ण है, तो समझ में आता है कि अभिभावक के रूप में प्रतिष्ठित होने से वह पूर्ण है, और उस रूप में आज अगर प्रतिष्ठा नहीं बनी है, मात्र उसकी भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो आज अवशेष मात्र ही है। ऐसा बढ़िया भैया। तो ये पूरा होने के लिए कल जैसे एक बात आ रही थी कि हम अभिभावक के रूप में कैसे पूरा हो सकते हैं, तो उसका पहले वाला जो पॉइंट है जिसमें अभी दिख रहा है 5 मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दों पे काम होने की आवश्यकता समझ में आता है। उस रूप में हमारी जो संतान है, मानव संतान है, तो मानव संतान के मानस में माता पिता के प्रति इतना रहता है। ये 5 पॉइंट है, इसको हमें आत्मसात करने की बात है। यदि वो 5 पॉइंट दिख जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग में, तो एक बार अपन उसको देखेंगे। इसको ना हम पढ़ देते हैं भैया। पहला पॉइंट पढ़िए। हाँ, पहला पॉइंट है शरीर रचना की कारकता, सहज स्वीकृति और जीवन जागृति में पूरकता बराबर पिता। वो माता पिता है जी, उसको माता पिता पढ़ेंगे जी, माता पिता। तो शरीर रचना की कारकता, सहज स्वीकृति और जीवन जागृति में पूरकता बराबर माता पिता, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पोषण सुरक्षा की स्वीकृति। तीसरा, संतानों में आवश्यकीय आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना। संतानों में आवश्यकीय आजीविका का स्रोत अथवा आधार के रूप में स्वयं को स्वीकारना। चौथा, शिक्षा संस्कार प्रदान करने में सक्षम योग्य स्वीकारना। तो चौथा हुआ कि शिक्षा संस्कार प्रदान करने में स्वयं को सक्षम योग्य स्वीकारना। और पांचवा, संपूर्ण ज्ञान प्रावधानित करने के लिए स्वयं में स्वीकारना। हर जागृत अभिभावक इन 5 विधियों में से के लिए स्वीकारते हैं। सभी पुत्र पुत्री का संबंध जागृत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में स्वीकार होता है। स्पष्टता होता है इसका। वन बाय वन अपने में से कर सकते हैं। जी भैया। सब में जिन्होंने पढ़ा हो। जी भैया। 1 नंबर बिंदु में शरीर रचना की कारकता, यानी ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो माता पिता से प्राप्त हुआ है। और जीवन जागृति में पूरकता, यानी जब
हमारी परवरिश हो रही होती है, तो जो समझदारी के रूप में हमें मिलता है वो भी उन्हीं से मिलता है, जिसको संरक्षण भी कह सकते हैं। तो पोषण और संरक्षण के लिए जो सहायक हैं वो माता पिता हैं, जन्म में, शरीर प्राप्ति में और पोषण संरक्षण में। और तीसरा बिंदु जो है उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे संतानों में आवश्यकीय आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना, तो इसमें आजीविका मतलब भोजन और बाकी आवश्यकताओं के लिए जो माध्यम बनना ये अभिभावक के दायरे में है। और लेकिन मुझे पहली बार पढ़ते हुए ऐसा लगा कि हम उनको आजीविका के लिए समर्थ बनाते हैं तो पुत्र पुत्री तो अभिभावक कहलाते हैं, ऐसा भाव आ रहा है क्या? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर होना है यहाँ पे भी। हाँ, अपन 5 पॉइंट पूरा करते हैं, फिर जहां जहां डाउट है उसको कर लेते हैं। जी भैया। चौथा और 5वां पॉइंट कोई? शिक्षा संस्कार प्रदान करने में सक्षम योग की स्वीकारना ब्रैकेट में है मानना। 5वां, संपूर्ण ज्ञान प्रावधानित करने के लिए स्वयं में स्वीकारना मानना। हर जागृत अभिभावक इन 5 विधियों में से के लिए स्वीकारते हैं तथा पुत्र पुत्री का संबंध जागृत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में स्वीकार होता है। बढ़िया। तो कृतज्ञता का कंटेंट इसमें इस तरह से 5 मुद्दों में हमें स्पष्ट होता है। शरीर की कारकता, ये वाला भाग अभी के मानव परंपरा में है। जीवन जागृति में पूरकता, ये अभी की मानव परंपरा में नहीं है, क्योंकि जीवन का सुस्पष्ट ज्ञान प्रचलित मानव परंपरा में माता पिता के पास नहीं है। तो जब वो बच्चे माता पिता को देखते हैं तो ये जो प्यास है जागृति के लिए पूरक होने की, यह प्यास वैसे ही रहती है, बुझती नहीं है। शरीर कारकता वाला भाग होता है, परंतु हमारे जीवन जागृति के लिए माता पिता पूरक हैं। हेडफोन दे दो, कान में लगा लेंगे, चलते हैं। यह भाव अब हमें आगे से यहाँ पर ध्यान जाने की आवश्यकता कि हमारी संतान हमारी ओर जीवन जागृति में पूरकता के साथ ही वो हमारी ओर देखती है। तो अब कैसे हम अपनी संतान को, ये जीवन है, इस दृष्टि से हम कैसे अपनी दृष्टि को विकास कर देंगे, एक तो ये ध्यान देने की बात। दूसरा जो पोषण वाला भाग बताए, पोषण सुरक्षा की स्वीकृति। अब इसमें मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण दे सकता हूं, जैसे मैगी खिलाना, ये पोषण सुरक्षा की स्वीकृति तो नहीं है। मैं मैगी एक उदाहरण दे रहा हूं। या इस तरह की कोई चीजें जो हमें पता है कि यह संतान के पोषण के लिए ठीक नहीं है, और फिर भी संतान के दबाव में आकर यदि हम ये कार्यक्रम करते हैं तो फिर सोचने का मुद्दा बनता है। और पोषण की सुरक्षा यदि स्पष्ट है माता पिताओं को, जो कि
संतान की ही अपेक्षा माता पिता से यह रहती है। तो इंट्रोडक्शन तो हम ही कराते हैं। तो इस प्रकार से यह सुस्पष्ट रहना अपने में पोषण सुरक्षा की बात, बचपन से ही उस प्रकार के आहार हमारे परिवार में माता पिताओं द्वारा परिवार व्यवस्था में दिए जाते हैं, जिससे कि संतान की पोषण सुरक्षा रहता है। अब यह एक काम अपने में होने की आवश्यकता। इसके लिए जो शरीर का विकास है, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इस सब का जो संयोजन मेधस तंत्र में होता है, इन सभी का विकास होना, अब सब हमको पता तो है ही कि 17-18 साल तक ये चलता है, उसके बाद विकास रुक जाता है। ये हम सबको पता है। और 4-5 वर्ष तक का या गर्भावस्था से लेकर जो विकास होना है पोषण का, उस प्रकार का हमको सारी संपूर्ण जानकारी होना, उसका ज्ञान होना, यह माता पिताओं के लिए एक अपेक्षा तो रहता ही है। इस पर थोड़ा सा ध्यान मेरा गया, आपका भी गया होगा। तीसरा मुद्दा है कि आवश्यकीय आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना। ये पॉइंट तो आज की प्रचलित परंपरा में कंप्लीटली बाहर हो गया है। यानी आजीविका का स्रोत का मतलब है परंपरा इस तरह से होना अपने परिवार में कि संतान की आजीविका के लिए अपने परिवारों में काम होना। आज बिल्कुल ये स्थिति नहीं दिखती है, इसलिए जॉब अपने परिवारों में आ गया, जॉब मानसिकता। और जॉब मानसिकता होगा तो फिर रहना कहाँ होगा। जब से 5वीं कक्षा में बच्चा पहुंच पाता है तो उसको पता लगता है कि अब यहाँ बहुत आगे रहने है नहीं, यहाँ इस जगह पर हमें तो यहाँ से निकलना है। और वहीं से माता पिताओं का जो पीयर प्रेशर है वो बनना शुरू हो जाता है कि तो उनको ये लगने लगता है कि हम तो इसके आजीविका के स्रोत नहीं है, ना आधार है। उस स्थिति में सारा मानसिक विकास का कार्यक्रम एक तरफ और केवल अब आगे सर्वाइवल के लिए ये संतान कुछ करे, उसके लिए माता पिता दबाव बस देते कि करने लायक कुछ खास होता नहीं उनके पास, कर भी नहीं सकेंगे। प्रचलित अव्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो ये न करने की स्थिति से ही जो एक आंतरिक पीड़ा आज के अभिभावकों में दिखाई देती है। तब हमें सोचना है कि विकल्प हम स्वीकारे हैं, क्या यही पीड़ा के साथ आगे चला जाए या हम कुछ संतान की आजीविका के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। ये एक सोचने का मुद्दा है। शिक्षा संस्कार प्रदान करने में सक्षम योग्य स्वीकारना, ये भी मुद्दा ढूलमूल ही है अभी का। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकेंगे, है ना, पढ़ाई तो स्कूल में ही होगा या कोई और देंगे, आदि 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 आदि। तो शिक्षा संस्कार का जब स्वरूप हमें समझ में आ रहा है तो शिक्षा संस्कार प्रदान करने में अपने को सक्षम योग्य स्वीकारना, मानना। और 5वां पॉइंट है संपूर्ण ज्ञान प्रावधानित करने के लिए स्वयं में स्वीकारना। हर जागरूक अभिभावक इसको स्वीकारते तभी पुत्र पुत्री संबंध जागरूक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी
में स्वीकार होता है। इस रूप में इन 5 मुद्दों में आज के जो जागृतिशील अभिभावक हैं, ये यदि काम करते हैं इन 5 मुद्दों में, तब फिर ये पीढ़ी से पीढ़ी कनेक्ट होने का और उस कनेक्शन का जो बिंदु है वह कृतज्ञता इस रूप में दिखता है। तो अब संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था जो कल के मुद्दे थे, इन 5 मुद्दों में फैला करके हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का धारक वाहकता कृतज्ञता मूल्य से आने वाली संतान में ये पहुंच पाता है। तो मुझे लगा कि इस तरह से हम व्यवहार दर्शन को पढ़ते हुए उसमें जिन जिन मुद्दों पर बाबा जी ने फोकस करके हमें बताया है, तो ये जो फोकस है उसका फैलाव भी हम साथ में व्यवहार दर्शन की ही कुछ अनुभूतियां और शास्त्रों में जिस तरह से विश्लेषण आया है, ये भी यदि हम साथ साथ लेके चलते हैं तो हम सबका मानसिकता को तैयार होने में हमें काम करने के लिए बिंदु मिलेंगे। अब इस आधार पर योजना हो सकता है, जो इसका जो बीच वाले पैराग्राफ में दिया था कि अभिभावक का मतलब है कामना, योजना, ये भाग होना। केवल चाहना करके कैसे होगा? चाहना के साथ हमें योजना भी होना होगा। इस तरह से अभिभावक का स्वरूप समझ में आता है। इतना भैया मुझे लगा, अपना ध्यान जा सकता है। भैया प्रमोद भैया का प्रश्न है। प्रमोद भैया फोन से यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, प्रमोद भैया बताए ना। प्रमोद भैया लाइन पर हैं? जी अभी वो पास में। हाँ भैया। हाँ प्रश्न पूछिए भैया, पूछ रहे। नमस्कार भैया। कृतज्ञता को हम जब व्यक्त करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? मतलब हाँ, कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे पूछिए। एक्सप्रेशन होता है सौम्यता। उसका एक्सप्रेशन है शिष्टता के रूप में सौम्यता। जिस किसी से भी हमें हमारी जागृति और उन्नति के लिए सहायता प्राप्त होता है, उनके सानिध्य में आते ही आचरण का स्वयं स्फूर्त नियंत्रण, ये सौम्यता है। तो शिष्टता के रूप में सौम्यता एक है ना। और अगर फैला करके देखते हैं इस शिष्टता को, इस सौम्यता को, तो फैला करके देखने में जो सहायता मुझको हुई, वही सहायता की परंपरा में मेरा भागीदारी होता है। ये उसका एक्सप्रेशन है। सौम्यता और सरलता में भैया अंतर है ना? हाँ हाँ, सौम्यता और सरलता है ना? सौम्यता और सरलता में अंतर है। आचरण का स्वयं स्फूर्त नियंत्रण सौम्यता, ग्रंथि रहित अंगहार सरलता। ग्रंथि रहित रस को भी तो फैलाइए। ग्रंथि रहित को हाईलाइट करें, यानी जिस मान ली कल्पना करते हैं ना, कल्पना अच्छी कल्पना करने में हम उसमें कंजूसी नहीं करते। मान लीजिए अभी आप तो शिक्षक हैं, कल्पना करते हैं कि एक ऐसा स्कूल और एक ऐसे अभिभावक, एक ऐसा अपन ने काम किया और 10-15 साल बाद यहाँ के विद्यार्थी जिंदगी में उतरे। तो जिंदगी में उतरे और जब वो संबंधों में और अपनी उपयोगिता में एक खुशहाली महसूस करते हैं, उस समय उनमें ये कृतज्ञता भाव
बहने लगता है। तो कृतज्ञता भाव बहने लगने में कि हाँ, इस चीज का मुझे जानकारी मेरे माता पिता ने और शिक्षकों ने मुझे दिया, मुझे सिखाया, ये सारा एक उमड़ उमड़ के आने लगता है। जब अपनी उपयोगिता, अपना यश बनने लगता है बच्चे में। ऐसी स्थिति में जो भी उनको उपलब्ध हुआ उसके प्रति उनके मन में क्वेश्चन नहीं होता, ये सरलता है। आज की प्रचलित स्थिति में यदि हम देखते हैं तो हर मुद्दे पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब गठान है, इसलिए ग्रंथियां हैं। अच्छा बहुत अच्छा। जी नमस्ते भैया। ध्यान आ रहा है भैया? हाँ भैया समझ गए। गांठ गांठ मीन्स आ गया दिमाग में, ठीक है। हाँ, तो गांठे क्वेश्चन है अपने दिमाग में। यदि आने वाले पीढ़ी में हमारे बारे में क्वेश्चन है तो वो गांठ है। हाँ भैया सही बात। और इसलिए एरोगेंट है बच्चे, वो सॉल्व नहीं हुआ है उनका, जानबूझ के नहीं करता कोई। तो अब ये सब हमको मिलकर के अब सोचना है भैया। तो इस तरह से कृतज्ञता, सरलता यानी ग्रंथि रहित अंगहार। सरलता के लिए सभी मानव को प्रश्न मुक्त होना है ना भैया? प्रश्न मुक्त भी होना है। बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं भैया, उनको उसका सेंस भी होना है। जैसे अपने घर में एक संतरे का झाड़ लगाए माता पिता, जी भैया, और अब बच्चे उसका संतरा खाते हैं, तो संतरा सेंस होना है। प्रश्न मुक्त तो होना ही है कि वो तो प्रश्न बचपन में करते ही, भाई क्यों लगाया, क्या ये सब है। पर जब जैसे जैसे बड़े होते हैं और जब वो संतरा फील करते, सेंस करते, उसका फल वो सेवन करते हैं, वह भी इस प्रकार से जैसा उन्होंने समाधान को पाया, प्रश्न मुक्त हुए, वैसे उसका फल भी है। इस प्रकार से ये सेंस होना, उनको कनेक्ट होना, ये है ग्रंथि रहित। और हम भी ऐसा करें आने वाली पीढ़ी के लिए, ऐसा भाव उनमें जागृत होना। हेलो, हाँ भैया, कुछ ये स्पष्ट होता है क्या भैया? हाँ भैया बहुत स्पष्ट हुआ। अब मैं ये पूछ रहा था कि पिछले पीढ़ी के प्रति अगर हम हमारे में क्वेश्चन है, इसका मतलब हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। मतलब कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर उनके प्रति नहीं है? नहीं है। बहुत अच्छा समझ रहे प्रमोद भैया। इसी का निराकरण अभी हमें होना है। ऐसे क्वेश्चंस लेके काम करेंगे ना तो हम क्रांतिकारी होते हैं, जिसकी दर्शन में ये विकल्प नहीं है। प्रतिक्रियाओं में काम नहीं होता। बहुत बढ़िया हो गया भैया। भैया एक प्रश्न उठता है कि तो इससे में हमारा भाव उसके प्रति कैसा होना चाहिए? हमारा भाव यही होना चाहिए कि अभी अभिभावकत्व को फैला के देखते हैं ना, कि भले ही अभी हमें शरीर एक अभिभावक ने दिया, ज्ञान का रास्ता भी तो कोई अभिभावक दे रहे। इस प्रकार से अभिभावकत्व एक सार्वभौम भाव हुआ। ऐसे सार्वभौम भाव में हम अपने माता पिताओं को देखते। अभी माता पिता फैंस क्लब नहीं है। अभी का डिजाइन
ऐसा विशेष वाला है, ये कष्टदायक है। जो फैन है वो तो गाएंगे वो फिल्मी गाने टाइप में, और जो फैन नहीं हो पाता वो गाली देगा। तो अभी की स्थिति में हमें अभिभावकत्व का भाव सार्वभौम है। जितना हमारे अभिभावकों को अवसर बना, समझ बनी, स्पष्टता बनी, मैंने इतना थरोली देख लिया है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का हित चाहते नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो कुछ रेशा है वो रेशा जो पहले वाले 4 मुद्दे थे कि वर्ग विहीन समाज को प्राप्त करने में असफलता, उसकी रेशा रहती है। न्याय पिपासा अधूरी रही, उसकी रेशा रहता है। तो जो आज हमें पाना है, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे माताजी पिताजी को भी कुछ समय ये भी चाहना होगी, परंतु अव्यवस्था का भारी दबाव, संकट, बच्चों का सर्वाइवल, ये सारे मुद्दे, क्वेश्चंस हमें नहीं पता जब हम छोटे थे तो वो क्या क्या मुद्दों से गुजरे, कैसा कैसा उन्होंने किया, हमें शायद आज घटना रूप में याद भी नहीं है। तो इस रूप में सार्वभौम अभिभावकत्व भाव से हम काम करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें अपने अभिभावक अपने आप गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया जाता है। अब आगे क्या करना है, हम भी अब आज अभिभावक है, हमारे लिए भी संतान देखती है, भले ही अपनी संतान हो या नहीं हो। मानव संतान के रूप में यदि हम जितने भी यहाँ अध्ययनशील लोग बैठे हैं, ये भी एक अभिभावकत्व का भाव लिए हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो सकता है, इसको यदि हम आज सोचते हैं, तो यही सार्वभौम भाव के तहत कुछ आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या प्रावधान कर सकते हैं, और उसमें एक एक परिवार में एक एक अभिभावक क्या उसमें भूमिका ले सकते हैं, ये एक बात है भैया। इतना विश्लेषण बनता है। बहुत सुंदर भैया। जी नमस्ते भैया। जी रेशा का क्या अर्थ हुआ? रेशा का मतलब है कोई इंप्रेशन, नकारात्मकता का कोई मानसिकता में कोई प्रभाव, इंप्रेशन पड़ा रहता है, उसको रेशा कहते हैं। जी भैया नमस्ते। जैसे आप कभी खुश हुए ना, खुश हुए होते हो ना बेटा? जी मामा जी। तो उस खुशहाली में ये चीज और होता तो खुशहाली दुगनी होती है, ऐसा भी फीलिंग आता है? ऐसा फीलिंग आता है? समझ नहीं सकी मैं, एक बार फिर से बताइए। जैसे किसी पॉइंट पर हम खुश होते हैं, खुश होते हैं, हमें समझ में आता है, परंतु लगता है कि ये चीज इसमें और होती तो और खुशहाली दुगनी होती। ऐसा लगता है। तो वो जो बचता है ये और होता, ये क्या होता, वो उसको रेशा कहते। और युवा अवस्था में ये रेशा उतना स्ट्रांग नहीं होता, परंतु आपके माता पिता की आयु में खुशहाली धीरे धीरे निकल जाती है। जो बचा हुआ है ये हम नहीं कर पाए, इसका फीलिंग स्ट्रांग रहता है, और ये फीलिंग माता पिताओं के भाव में आता है। तो हमें बार बार आश्वस्त करना होता है कि नहीं नहीं, आपने जो किया वो ठीक किया, सही किया, आगे होगा और करेंगे। इस तरह का माता पिताओं को आश्वस्ति हमें बार बार देना होता है। जो आपने किया ठीक किया, जो सोचा है वो ठीक किए। तो ये रेशाओं के चलते अभिभावकों की मानसिकता में
आज जो हम स्थिति देखते हैं कि असफलता, न कर पाने की स्थिति, ये सारा उनके चुप्पी में, मौन में, या जिस प्रकार का भी उनका भाव भंगिमा आता है, ये सब में ये रेखाएं होती हैं। इसे रेखा कहते हैं, जो कि हमें नहीं स्पष्ट होता। बढ़िया। कृतज्ञता स्पष्ट हो गया ना सबको? हाँ भैया, बहुत अच्छा से। जी भैया। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते भैया। हेलो। नमस्ते। हाँ भैया। एक जो 5 पॉइंट्स आपने अभी बताया पुत्र पुत्री अनुराग के संदर्भ में, उसमें कारकता और प्रावधानित, इन दोनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट फिर से करते तो थोड़ा बहुत मुझे बढ़िया। आवश्यकता है। कारकता का मतलब है उसमें शरीर कारकता है। जैसे मुझे पता है मेरे माता पिता ये है, मतलब इनके शरीर से मेरा शरीर तैयार हुआ है, ये कारकता की फीलिंग है। ठीक है। प्रावधानिक का फीलिंग ये है कि माता पिता भी जीवन स्वरूप है, और माता पिता जीवन स्वरूप होने से उनकी मानसिकता में ये पूरा शिक्षा का स्वरूप है, खाका है, उसको कहते प्रावधान। ठीक बात है। तो इस तरह से कारकता और प्रावधान। जन्म तो दे दिया, अब उसमें आगे उस विकास के लिए प्रावधान होना ना। इसे कहते हैं प्रावधानित होना। अब ऐसा प्रावधान धीरे धीरे आयु के अनुसार उसका डिजाइन रहता है। अभी शिशु अवस्था में रहते हैं बच्चे, तो एक प्रावधान रहता है। जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो एक प्रावधान है। जब बच्चे युवा अवस्था में होते हैं तो एक प्रावधान है। जब बच्चे जिम्मेदार बनते हैं तो एक प्रावधान है। इस प्रकार से ये संपूर्ण शिक्षा प्रावधानित होना, इस तरह से कहते हैं। अच्छा। जी भैया, धन्यवाद, ये स्पष्ट हुई। और तीसरा नंबर जो अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना, इसको थोड़ा जी भैया, इसको थोड़ा फिर से स्पष्ट करते, जैसे अब इसको आयामों में देखते हैं, बड़ा सुस्पष्ट है कि 5 आयाम में परिवार की स्वायत्तता है। उसमें से आपको याद होगा उत्पादन कार्य ये आयाम है। परिवार में उत्पादन कार्य आयाम है तो ये आजीविका का स्रोत प्रावधानित हुआ। परिवार में उत्पादन कार्य नहीं है तो ये आजीविका का स्रोत नहीं हुआ।